हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 इकोनॉमिक्स से गाला पेपर 5 का सेक्शन डी। सेक्शन डी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये वाले सेक्शन में 3 मार्क के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अपनी 12th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं ना, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। और सुप्रीम बैच में ज्वाइन कैसे होना है, तो उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक देके रखी है। और हमें ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको भी ये चैनल की लिंक भेज दो और उनको भी कहो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लेकर के आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां हम लोग देखेंगे गाला पेपर 5 का सेक्शन डी। तो आपका जो सेक्शन डी होता है वो टोटल 3 मार्क्स का होता है और 3 मार्क्स के आंसर को लिखने के लिए आपको एक पेज तो लिखना ही पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। एक पेज से ज्यादा लिख सकते हो और 6 पॉइंट लिखो छोटे छोटे, या आप लोग 3 पॉइंट बड़े बड़े भी लिख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लेन एनी 3 यूजेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कौन से यूजेस है इकोनॉमिक्स की स्टडी में। तो पहला है प्रेजेंटेशन। तो जो कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन या डेटा है या डिफिकल्ट थियरीज है इकोनॉमिक्स की, वो हम लोग आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा कि यहां पे एक एग्जांपल देके रखा है। जैसे मान लो मेरे को आपको बजट के बारे में समझाना है, ठीक है। तो मैं कैसे समझाऊंगा, तो टोटल 3 स्लाइड्स बनाऊंगा, जिसमें से एक स्लाइड होगी जहां पे मैं मीनिंग और उसके 2 अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। दूसरी स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि बजट में क्या क्या कंटेंट होते हैं और उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तीसरी स्लाइड में मैं आपको उसके ट्रेंड्स बताऊंगा बजट के, और एक्चुअल बजट दिखता कैसा है वो बताऊंगा, जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इवन मैं अभी आपको जिस तरह से मतलब जिस फॉर्मेट में बता रहा हूं ना, ये भी पीपीटी है, ठीक है। पीपीटी में वैसे मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है जब आप प्रेजेंटेशन का यूज करते हो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए। देन दूसरा एक्सेल वर्कशीट। आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर ना बहुत सारे डेटा होते हैं, ठीक है। और ये सारे डेटा जो है रिसर्चर्स जब भी इतने सारे डेटा के साथ डील करना होता है, उनको थाउजेंड ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, तो वो लोग एक्सेल वर्कशीट का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो हमको सर्वे करना है कि कितनी आइटम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही है इंडिया के अंदर, तो हमको हमारे पास ना थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगे, मतलब हजारों लाखों ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। तो ये सारा डेटा जो है वो हम लोग एक्सेल शीट में डाल सकते हैं और इन सारे डेटा को सिर्फ फॉर्मूला की एक क्लिक से हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे सम टोटल, एवरेज, कोरिलेशन, या ऐसे जो भी हमको पता लगाना है वो हम लोग एक्सेल शीट का यूज करके, एक्सेल शीट ना एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सही फॉर्मूला डाल के बस एक सिंगल क्लिक में मैं सबके आंसर्स ला सकता हूं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 3, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। तो देखो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है कंप्यूटर के अंदर जहां पे हम लोग डायग्राम्स और ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, यूज करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। एंड दे आर सिंपल ड्रॉइंग टूल्स इन अ वर्ड फाइल। वर्ड फाइल के अंदर बहुत सारे सिंपल टूल्स है जो हम लोग यूज कर सकते हैं फ्री हैंड फिगर्स के लिए। जैसे कि मान लो सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, या अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो गया, या सप्लाई कर्व हो गया। ये सब बनाने के लिए हम लोग टूल्स का यूज कर सकते हैं। इवन जो एक्सेल शीट है ना, उसके अंदर भी हम लोग हर एक तरह के डायग्राम और ग्राफ के पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग यहाँ पे वर्कशीट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। एंड वी मस्ट नो द फॉर्मूला फॉर डूइंग सो। हमको इसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए और इसकी एक रिलेवेंट कमांड पता होनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम लोग डायग्राम और ग्राफ को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको ना पूरा का पूरा अंदर याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसके हेड पॉइंट्स याद कर लेना। अंदर मैंने जो चीज समझाई है ना, वो आप अपने मन के हिसाब से खुद से बना के भी लिख सकते हो और बहुत ईजी आंसर है, ठीक है। तो पहला था प्रेजेंटेशन, यूजेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। दूसरा एक्सेल वर्कशीट और तीसरा है डायग्राम एंड ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48, स्टेट एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग PQL है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ देके रखा हुआ है, उसके एक्सपेक्ट्स बताने हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं बात करूं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी इसको PQLI नहीं बोला है, सिर्फ PQL की बात की गई है। तो यहां पे स्टेट बोला है, तो अपने को जो भी 10 पॉइंट है वो लिखना है इसके। पहला है फूड, जो कैलोरीज, प्रोटीन, फैट्स जो सब आ जाता है वो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ बताता है। हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज, कितने डॉक्टर्स पॉपुलेशन पे अवेलेबल है। देन हाउसिंग एंड क्लोथिंग, नंबर ऑफ हाउसेस, एवरेज नंबर ऑफ पीपल हर घर में रहते हैं वो। एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, जितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को प्राइमरी मिल रही है एजुकेशन। फिर टीवी थिएटर कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, हर साल
गिना जाता है इसके अंदर? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन सर्विसेज, या रोड, एक्सटेंट ऑफ रोड, रेलवे लाइंस, या तो नंबर ऑफ टेलीफोन्स पर कैपिटा, एक लोगों के पास कितने टेलीफोन है, ये सारी चीजें फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में गिनी जाती है। देन है नंबर 6 एनर्जी, यानी कि पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन, पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे 2 बार प्योर आ गया है, ठीक है, एक बार मैं कट कर देता हूँ, प्योर ड्रिंकिंग वाटर का कितने लोगों को एक्सेस है। देन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने लोग कितने ज्यादा साल तक जी पाते हैं, ठीक है, जैसे अपनी कंट्री की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स है, मतलब 68 ईयर्स तक ज्यादातर लोग जीते हैं, ठीक है, ये जितनी ज्यादा उतनी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मानी जाएगी। फिर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी आपको पता है कि जब कोई बच्चा 1 साल खत्म होने से पहले मर जाता है तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कंसिडर किया जाता है 1000 बच्चों में से। एंड देन है ड्रेनेज फैसिलिटी, ठीक है, तो ये सारे 10 के 10 पॉइंट आपको याद रखने होंगे इस आंसर में, बिकॉज ये 3 मार्क का है और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सिर्फ आपको इसके एस्पेक्ट ही बताने हैं। देन बात करें कंपेयर पीक्यूएलआई एंड एचडीआई, उसके 3 पॉइंट्स बताने हैं कि पीक्यूएलआई और एचडीआई क्या क्या है। तो देखो पीक्यूएलआई यानी पता ही है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखो जो पीक्यूएलआई है ना उसको प्रेजेंट किसने किया था, पहला पॉइंट ये लिख लेना, तो उसको प्रेजेंट किया था डेविड मॉरिस ने, मतलब मॉरिस डेविड मॉरिस इसका पूरा नाम है, उन्होंने पीक्यूएलआई को प्रेजेंट किया था। और एचडीआई किसने प्रेजेंट किया था, तो 1990 में एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर बताया गया था इसके बारे में, ठीक है, जिसको एचडीआर कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। पीक्यूएलआई क्या बताता है, तो पीक्यूएलआई बताता है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ कैसी है, 2 बार ऑफ रिपीट हो गया, ठीक है, कि कैसी ह्यूमन लाइफ है उसको कंसीडर किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट। जितना अच्छा पीक्यूएलआई होगा उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। और एचडीआई के अंदर इकोनॉमिक और सोशल इंप्रूवमेंट देखा जाता है ह्यूमन लाइफ का, वो डेवलपमेंट में कंसीडर किया जाता है। देन देखें तो पीक्यूएलआई हमेशा 0 to 100, मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसकी 100 हो सकती है, मिनिमम कितनी 0 और मैक्सिमम 100, ये याद रखना, जितना 100 के पास में होगा उतना अच्छा होगा, जितना 0 के पास में होगा उतना खराब होगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू देखे इसकी तो मैक्सिमम 1 है और मिनिमम देखे तो 0 है, मतलब हमेशा ये 0 से 1 के बीच में होता है, जितना 0 के पास में उतना एचडीआई खराब है और जितना 1 के पास में उतना एचडीआई अच्छा है। क्लियर, तो ये हमने इसके डिफरेंस देखे, 3 पॉइंट बोले गए थे क्वेश्चन में, तो 3 पॉइंट मैंने लिख लिए। देन बात करें, अच्छा इसमें आप थोड़ा बहुत अपने मन के हिसाब से भी जोड़ के लिख सकते हो, ठीक है। देन बात करें तो स्टेट द पर्पस एंड फीचर ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन योजना का क्या पर्पस था और उसके क्या क्या फीचर्स है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब जो पर कैपिटा बैंकिंग फैसिलिटी अपनी कंट्री में जो पर पर्सन बैंक अकाउंट्स है उसको बढ़ाने के लिए ये योजना को लाया गया था, और जो रीजनल डिस्पैरिटी है या रीजनल इनइक्वालिटी है उसको कम करने के लिए इस योजना को लाया गया था, ठीक है। और ये योजना शुरू की गई थी क्या मेन पर्पस से, तो मेन पर्पस दैट द सब्सिडी गिवन टू पुअर फैमिलीज बाय गवर्नमेंट शुड डायरेक्टली गो टू देयर बैंक अकाउंट। पहले पता है क्या होता था, गवर्नमेंट अगर 100 रुपए देती थी ना तो गरीब लोगों तक सिर्फ 5 रुपए या 10 रुपए पहुंचते थे। बीच सोचो 90 रुपए जो है वो बीच में लोग खा जाते थे, ठीक है, जो मंत्री वगैरह है या जो भी काम करते हैं। बट अब क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने, सबके बैंक अकाउंट ओपन करवा दिए और इस बैंक अकाउंट के अंदर सीधा गवर्नमेंट पैसा ट्रांसफर करती है, ठीक है, सीधा पैसा जो है वो दे देती है पुअर फैमिलीज को। क्लियर। देन बात करें तो जो मेन फीचर है स्कीम का वो ये है कि बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है बट जीरो बैलेंस के साथ। जरूरी नहीं है कि आपको उसमें एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़े, बैलेंस नहीं भी होगा तो भी चलेगा। और 5 महीने के बाद जब ये अकाउंट ओपन करवा लेते हो तो आप 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हो, मतलब बैंक से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल भी सकते हो। और इस स्कीम के अंडर जो लोग ने ओपन कराया था अपना अकाउंट 26 जनवरी 2015 से पहले, तो उनको बेनिफिट भी मिला था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, मतलब फ्री में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई थी। और प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना है वो एक ऐसी स्कीम है जहां पे ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन सब कुछ आ जाता है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड इट हिट्स डायरेक्टली ऑन पॉवर्टी, और इसका सीधा प्रभाव पॉवर्टी पे है क्योंकि उन लोगों को भी, गरीब लोगों को भी माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग फैसिलिटी मिल गई। अब देखो जनधन योजना की वजह से आप देख सकते हो आज की डेट में गरीब से गरीब इंसान के पास भी स्कैनर होता है, ठीक है, बैंक अकाउंट होता है अपना। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे जो रोड पे लारी पे चीजें बेचते हैं, ठीक है, व्हील कार्ट पे चीजें बेचते हैं, उनके पास भी बैंक अकाउंट है, उनका भी स्कैनर वगैरह होता है, ठीक है, जिसपे अपने पैसा पे कर सकते हैं। तो उसका
पीछे का सबसे बड़ा मेन कौन था, कौन सी योजना थी, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी। बोलो क्लियर हो गया। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें जो आप लिख सकते हो, बट मेन चीजें मैंने बता दी है जिसकी वजह से आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 51 है, एक्सप्लेन एनी 3 स्कीम्स इंट्रोड्यूस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे तो टोटल 5-6 स्कीम है, बट आपको यहाँ पे 3 स्कीम ही बतानी है। ठीक है, पहली है मनरेगा, जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा भी कहते हैं और एमजी नरेगा भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो फरवरी 2006 पे नरेगा आया था। ठीक है, और नरेगा किस वजह से आया था, तो उसका ऑब्जेक्टिव था कि जो रूरल पीपल है, मतलब जो लोग गांव में रहते हैं, जो बैकवर्ड एरियाज के अंदर रहते हैं, उनकी पॉवर्टी को कम करना, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, इस मकसद से, इस ऑब्जेक्टिव से नरेगा आया था। और जो नरेगा है, ठीक है, उसका नाम चेंज होके मनरेगा हो गया था। कौन सी डेट को याद रखना, एमसीक्यूज में या 1 मार्क में आ सकता है, 2 अक्टूबर 2009 पे। ठीक है, ये पूरी स्कीम चेंज हो गई थी, उसका नाम नरेगा से एमजी नरेगा यानी कि मनरेगा हो चुका था। ठीक है, आगे बात करें, ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 2 फेब को डिक्लेयर किया एज ए एम्प्लॉयमेंट डे। क्या डिक्लेयर किया है, एम्प्लॉयमेंट डे डिक्लेयर किया है, जिससे ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो जाए। एंड इस प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट 1 पर्सन हर एक फैमिली से उनको गारंटी दिया जाता है कि हम आपको काम देंगे 100 दिन के लिए। सोचो, हर एक फैमिली से एक जन को मिनिमम गारंटी देते हैं कि 100 दिन तक उनको काम देंगे पूरे साल के दौरान, और जिसमें से 1/3 एम्प्लॉयमेंट रिजर्व था वुमेन्स के लिए। ठीक है, फीमेल्स के लिए। एंड इट वाज रिकमेंडेड टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस फॉर फिजिकल लेबर, और फिजिकल लेबर्स को एक मिनिमम वेजेस भी दिए जाते थे। और इस स्कीम के अंदर ऐसा भी था कि एक जॉब कार्ड बनाया जाता था, जो जॉब कार्ड की वैलिडिटी 5 साल तक होती थी। अगर उनको जॉब कार्ड मिलने के बाद काम मिले या ना मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। ठीक है, मतलब पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उस जॉब कार्ड के अंडर। और ये काफी सक्सेसफुल स्कीम थी मनरेगा जो थी वो, जिसमें काफी सारे पुअर पीपल को अच्छे से हेल्प की गई। और इसमें ऐसा था कि अगर आपको आपके घर के 5 किलोमीटर से ज्यादा काम दूर देते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा भी पे करना है। ठीक है, तो ये मनरेगा के अंदर था। नेक्स्ट आगे बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसको भी रूरल पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए लाया गया था। तो देखो, पहले एक स्कीम चलती थी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, उसकी जगह पे ये स्कीम आई है। इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है जहां पे वो लोग 24/7 इलेक्ट्रिक सर्विस देंगे गांव के अंदर, खास करके रूरल एरियाज के अंदर। मतलब 24 घंटे और 7 दिन इलेक्ट्रिक सर्विस दी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसको DUGKY कहते हैं शॉर्ट में। ये स्कीम शुरू हुई थी 25 सितंबर 2014 को, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था एम्प्लॉयमेंट टू यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, जो जिनका एज ग्रुप हो 18 to 35 ईयर्स, मतलब 18 साल से 35 साल के जो एज ग्रुप के यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम इस योजना का था। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते आगे नंबर 52 पे। What is meant by productive and unproductive population? क्या होता है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन और अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन? ये आपका पॉपुलेशन वाले चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 7। तो देखते हैं क्या देके रखा है। द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इनटू वेरियस एज ग्रुप इज कॉल्ड एज वाइज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मतलब जब हम लोग अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, जो भी अपने ग्रुप से एज ग्रुप्स बनाते हैं उसको ही हम लोग एज वाइज पॉपुलेशन कहते हैं। अब देखो, टोटल पॉपुलेशन अपनी कंट्री में ना 3 एज ग्रुप में डिवाइडेड है। एक है 0 to 14 ईयर्स, दूसरा है 15 to 64 ईयर्स, तीसरा है 65 एंड मोर। ठीक है, और जो पॉपुलेशन जो एज ग्रुप में 15 to 64 उसको प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कहा जाता है, जिनका इकोनॉमिक डेवलप, मतलब कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना इन्हीं पॉपुलेशन पे डिपेंड है। मतलब ये वाली 15 to 64 ईयर्स के वो लोग होते हैं जिसकी वजह से देश आगे बढ़ सकता है। ठीक है, एंड द पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 एंड 65 प्लस, मतलब ये जो दो पॉपुलेशन है, ये वाली और ये वाली 0 से 14 और 65 से ज्यादा वाली पॉपुलेशन जो है उसको अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कहा जाता है। बिकॉज ये पॉपुलेशन जो होती है ना वो नॉन वर्किंग कैटेगरी में आती है, लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो घर पे ही रहते हैं। बाकी 15 to 64 ईयर्स वाले ज्यादातर लोग काम कर रहे होते हैं। बोलो क्लियर। तो यही था प्रोडक्टिव एज ग्रुप और या प्रोडक्टिव पॉपुलेशन और अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। अब इसके अलावा आप खुद अपने मन से भी बना के काफी कुछ चीजें लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। अगर देखने जाए तो 3 ही मेजर है, ठीक है, एक है इंस्टीट्यूशनल मेजर, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल मेजर और तीसरा है अदर मेजर। अब इसके अंदर पूरा आंसर तो लिख नहीं सकते, इंस्टीट्यूशनल के हम 3 पॉइंट जरूर लिख सकते हैं, पर अगर हेड पॉइंट्स अगर आपको आते हैं तो पूरे हेड पॉइंट्स अच्छे से लिखना, क्योंकि देखो इसमें मैंने अदर मेजर और टेक्नोलॉजिकल के जो अंदर के सब पॉइंट्स है ना वो नहीं बताए, वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये 3 पॉइंट बताऊंगा। इस 3 मेजर्स पूछे गए ना, तो 3 मेजर काफी है, 3 पॉइंट्स लिखोगे तो आपका एक पेज ऊपर आराम से भर जाएगा और 3 मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल मेजर में पहला देके रखा है लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स। अब देखो अपनी कंट्री के अंदर जो जमींदारी सिस्टम थी उसको एबोलिश कर दी गई, और जो प्रोटेक्ट टिलर्स मतलब जो लोग जमीन पे खेतीबाड़ी करते हैं उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी हो गया है, जो रेंट है वो कंट्रोल करना जरूरी हो गया है इंडिया के अंदर, और उनको ओनरशिप ऑफ लैंड प्रोवाइड की जा रही है फार्मर्स को। मतलब अगर मान लो जमींदार ने छीन ली थी जमीनें या तो ऐसा जो भी हुआ था, तो उनकी जमीनें वापस दी जा रही है फार्मर्स को, और जो लैंड लेबरर्स है, ठीक है, उन जब तक वो जमीन के ऊपर खेतीबाड़ी नहीं कर लेते तब तक उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। एंड टू स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स, और पहले ना फार्मर्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था, ठीक है। फार्मर्स का ऐसा समझ लो कि वो जो भी खेती करते थे उसका 50% जो ओनर है लैंड का वो ले जाता था, 50 to 70%, जिसकी वजह से फार्मर हमेशा गरीब रहा है, ठीक है, वो गरीबी से बाहर ही नहीं निकल पाता था। देखो बिग शेयर ऑफ क्रॉप वो लोग ले जाते थे, जो जमींदार होते थे वो, ठीक है। एंड दिस मे बिकॉज टू डू मोर एफर्ट्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स जो है वो लगाए जा रहे थे। एंड ओवरऑल इट में इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है जो क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो पहला एक मेजर था लैंड रिलेटेड रिफॉर्म जिसकी वजह से फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़े। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा देके रखा है अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। मतलब कि पहले फार्मर्स जो होते थे ना वो मनी लेंडर्स से पैसा लिया करते थे। अब जो मनी लेंडर्स होते थे वो काफी ब्याज पे पैसा देते थे, और जब फार्मर ब्याज नहीं भर पाता था तो उसकी जमीन भी छीन ली जाती थी। तो ऐसा सब बहुत किया करते थे जो मनी लेंडर्स होते थे वो, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि हर फार्मर्स को लोन वगैरह मिल सके, क्रेडिट मिल सके, ठीक है, उसके लिए कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो अपनी कंट्री की गवर्नमेंट ने कुछ बैंक को नेशनलाइज किया, ठीक है। नेशनलाइज मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने खुद अपने हाथ में ले ली बहुत सारी बैंक, और अपनी कंट्री में नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको डेवलप किया गया विच इज बॉडी ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई की बॉडी थी 1982 में, जो स्पेशल फोकस करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। और साथ साथ में आरआरबी मतलब रूरल रीजनल बैंक, और एलडीबी यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों को भी सेटअप किया गया, जिसकी वजह से इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था ये सारी बैंक का या नाबार्ड का, कि फार्मर्स को चीप मतलब कि सस्ते से सस्ती लोन दे सके, इनफ क्रेडिट दे सके, जिसकी वजह से फार्मर की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है ना वो बढ़े। मतलब कम इंटरेस्ट पे पैसा प्रोवाइड करने का काम इनका था, ठीक है, नाबार्ड का, एलडीबी का या आरआरबी का। डन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना चारों सब्जेक्ट की, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। चारों सब्जेक्ट की मिला के 1999 यानी कि 2000 रुपए में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एज वेल एज हमारी बहुत बढ़िया टीम है। कल्पेश सर जो है वो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, और मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा। और सच बता रहा हूं इसमें काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, काफी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इसमें अगर ज्वाइन होते हो ना तो सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपको हर एक चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आप वहां पे टेस्ट दे पाओगे, मतलब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आप अलग अलग टेस्ट दे पाओगे। एज वेल एज आपको वहां पे काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके बोर्ड की एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हमारी इस ऐप में लाऊंगा, सुप्रीम बैच में लाऊंगा, जो इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको पहले ऐप में दूंगा। तो सच बता रहा हूं आप सब लोग ऐप में जुड़ जाओ। और अगर आप लोग हमारे इस कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in, ठीक है। अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा ऑफिस का नंबर है 7202012221,
ठीक है, इस पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, अगर कैसे ज्वाइन होना है तो बता देता हूँ। ऐप को डाउनलोड कर दो, यूजीटी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगी आईफोन के अंदर। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना ऐप स्टोर से, और उसका जो ORG कोड होगा वो होगा VUGKX। ये अपना ORG कोड है, वो डाल देना तो अपनी ऐप चालू हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंप्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो देखो, अपने कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी यहाँ बताए कि फार्मर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला, एक रेगुलेटेड मार्केट सेटअप किया जाए जिसमें फार्मर आके अपने गुड्स को बेच सके। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन कर रहा है क्रॉप्स को बेच सके। दूसरा, जो एग्रीकल्चर है उसको क्लासिफाई किया जाए, और उसमें जो अच्छी क्वालिटी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है ना, उस पर एग मार्क लगाया जाए। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस किया गया एग मार्क, जो बताता है कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स है, जिसको एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में देखे रखा है कि नेशनल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन को बनाया गया। अब देखो, जो फार्मर्स होते हैं ना, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बड़े बड़े गोडाउन या वेयर हाउसेस बनाए जहां पे अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर सके। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया कि फार्मर का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको स्टोर करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन को बनाया। देन है फोर्थ, सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यानी कि एक ऐसी सिस्टम बनाई गई, डेवलप की गई, जहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब यानी कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है उसकी हर एक चीज की एक फिक्स प्राइस होनी चाहिए, ऐसे एक सिस्टम बनाई जानी चाहिए, और वो बनाई भी गई है। एंड टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम मार्केट प्राइसेस चेंजेस, मतलब क्या है, मार्केट में भाव ना कभी कभी बहुत ज्यादा गिर जाता है। जैसे ना कुछ टाइम पहले मैंने देखा था मध्य प्रदेश के अंदर एक फार्मर ने जो प्याज बेचता था, उसने अपने सारे के सारे प्याज को रोड के बाजू में फेंक के चला गया। क्यों पता है? क्योंकि 1 किलो का 1 रुपए मिलता था। तो ऐसा ना हो उसके लिए सरकार को एक मिनिमम प्राइस डिसाइड करनी चाहिए, या तो फिर एक बॉटम प्राइस डिसाइड करनी चाहिए, जो अगर मान लो कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है तो सरकार खरीद लेगी, जिसको आज की डेट में MSP भी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जिसकी वजह से जो फार्मर है, ठीक है, उसको अपना एक अच्छा खासा दाम मिले जो भी उसने मेहनत करके प्रोड्यूस किया है उस पे। ठीक है, जिसकी वजह से अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ पाएगी। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 54 है, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं अपनी कंट्री के इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की मूवमेंट को, या मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मूवमेंट को, इन्वेस्टमेंट को, लैंडिंग को नेशन के अंदर। ठीक है, अब बात करें तो देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो सरप्लस होता है या डेफिशिएट होता है। ठीक है, डेफिशिएट मतलब आपको पता है जहां पे हमारे इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम हो, उसको डेफिशिएट कहते हैं। और सरप्लस में क्या होता है, हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं और इंपोर्ट कम होते हैं। ठीक है, उसको अपने डेफिशिएट या सरप्लस कहते हैं। एंड द इंपैक्ट ऑफ सच फैक्टर यूजुअली डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये सारे जो फैक्टर्स है उसकी इंपैक्ट अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे पड़ सकती है। अब देखते हैं कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो टोटल 7 फैक्टर है जो आपको याद रखने और एग्जाम में 7 के 7 पॉइंट लिख के आना। पहला है एक्सचेंज रेट, दूसरा है प्राइस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स इन होम कंट्री एंड इन फॉरेन कंट्री, तीसरा है वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेडेबल गुड्स, चौथा है इनएविशिएबल इंपोर्ट, ऐसे इंपोर्ट जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देन बात करें लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, मतलब कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन लीगल रिस्ट्रिक्शन क्या है ट्रेड के ऊपर अपनी कंट्री में, वो भी अफेक्ट करता है। देन लास्ट है ट्रेड सपोर्टिंग फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी कंट्री में कैसा ट्रांसपोर्टेशन है, कैसी कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो सारी चीज भी इंपैक्ट करती है। बैंकिंग फैसिलिटी कैसी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो इंपैक्ट करते हैं किसके ऊपर, अपनी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ठीक है, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो चेंज हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो 55 नंबर का है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। क्या होता है डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड और उसके डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं, जहां पे हम लोग को टोटल 6 पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम में इसी तरह से लिखना, इसी फॉर्मेट में लिखना। पहला मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं, क्या देके रखा है। तो इंटरनल ट्रेड मतलब जब भी हम गुड्स और सर्विस का बाइंग और सेलिंग करें कंट्री के अंदर, मतलब विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं, या तो हम इंटरनल ट्रेड कह सकते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या होता है, जहां बाइंग और सेलिंग हो 2 से ज्यादा कंट्रीज के
के बीच में जहां पे क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके ट्रांजैक्शंस किए जाते हो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। देन स्कोप की बात करें तो जो स्कोप है इंटरनल ट्रेड के वो लिमिटेड है और इसको ऑपरेट किया जाता है एक से ज्यादा मतलब एक ही कंट्री के अंदर, ठीक है। स्कोप बहुत छोटा है, एक ही कंट्री में इसको ऑपरेट किया जाता है। और बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की तो इसका स्कोप काफी ज्यादा वाइड है और इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज जो है वर्ल्ड की वो कनेक्टेड होती है। क्लियर। नेक्स्ट है करेंसी यूज्ड। क्या क्या करेंसी यूज की जाती है, तो जो भी ट्रांजैक्शन इसमें होते हैं वो एक कॉमन नेशनल करेंसी के लिए होते हैं। मतलब कि एक कॉमन मतलब जैसे रुपीज है तो रुपीज में ही पूरे ट्रांजैक्शन किए जाएंगे। और यहां पे इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो अलग अलग करेंसीज में होते हैं और यहां पे फॉरेन एक्सचेंज में डील किया जाता है, जैसे डॉलर्स है उसमें डील किया जाता है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 4 है लीगल सिस्टम। तो इंटरनल ट्रेड जो है वो गवर्न किया जाता है एक यूनिफॉर्म लीगल और कमर्शियल सिस्टम के अंदर विच इज वेल अंडरस्टूड बाय ट्रेडर्स। अब देखो कंट्री की जो लीगल सिस्टम है वो ट्रेडर को तो पता ही होगा ना कि उसको कैसे क्या सिस्टम चल रही है, कैसे उसको मैनेज करना है, हर एक चीज पता होती है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि कंट्री में सेम यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम है। बट मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के ऊपर चलता है और इसमें मल्टीपल कंट्रीज के अलग अलग लॉज जो है ना वो जुड़े होते हैं। देन बात करें रिस्क इन्वॉल्व, तो भाई सीधी सी बात है इंटरनल ट्रेड में आपका रिस्क क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मार्केट का कंडीशन अपने को पता है, एब्सेंस ऑफ मार्केट रेट्स फ्लक्चुएशंस, मार्केट रेट फ्लक्चुएट बार बार नहीं होते। पर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में काफी ज्यादा रिस्क होता है। यहाँ पे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, सरकार बदल जाती है दूसरे देश की, ठीक है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, वॉर हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन रिस्क, काफी सारे रिस्क होते हैं। देन बात करें ट्रांसपोर्टेशन जो कि लास्ट पॉइंट है, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी और चीप होता है, सस्ता होता है, ठीक है। और शॉर्टर डिस्टेंस मतलब कि अगर नजदीक नजदीक होना तो डोमेस्टिक ट्रेड में नजदीक वाले सारे डिस्टेंस कवर होते हैं और जनरली यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज किया जाता है। और बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कॉस्टली भी होगा, टाइम कंज्यूम भी होगा और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हो, डिपेंड करता है, डिपेंडेंस होता है शिप, एयरप्लेन या जो भी लॉजिस्टिक है इंटरनेशनल, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर। तो ये अपने ने क्या पढ़ा, डोमेस्टिक ट्रेड पढ़ा और इंटरनेशनल ट्रेड के डिफरेंसेस देखे। नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 56 एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पूछा गया है, ठीक है। और ये जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है, ये जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पे बताया गया है तो अपने को अलग अलग टाइप्स बताने हैं, ठीक है। तो पहला है, अब देखो ये वाला आंसर लास्ट क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा भी है, पर आप एग्जाम में अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बना के या कुछ कुछ पॉइंट्स हटा के भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे मैंने पूरा आंसर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज देखें तो पहली होती है कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब क्या, तो ऐसी इंडस्ट्री जो फैमिली मेंबर के द्वारा चलाई जाती हो, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो और यहाँ पे सिंपल इंडस्ट्री हो, मतलब बहुत सिंपल होती है जहाँ पे लोग खुद ही चलाते हैं, जैसे कि खादी, पापड़, खाखरा या इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, ठीक है। ये सारी जो होती है वो कॉटेज इंडस्ट्री होती है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं चाहिए। देन बात करें तो टाइनी इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का यूज करती हो, यानी कि लेबर्स के बेसिस पे चलती हो, जहां पे इन्वेस्टमेंट लिमिट 25 लाख तक की हो, तो उसको टाइनी इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री ऑफ आर्टिस्टिक प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मेटल, ले, क्ले, ये सारी जो इंडस्ट्री होती है वो टाइनी इंडस्ट्री होती है, ठीक है। देन आगे बात करें नंबर 3 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहां पे इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज्यादा हो, ठीक है, वैसी इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। एंड यहां पे आ जाता है कोई भी प्रोड्यूसिंग टूल्स हो गया या सिंपल कंज्यूमर गुड्स हो गया, ऑटो रिपेयर यूनिट्स हो गए, वो सारी चीजें स्मॉल इंडस्ट्री में आती है। फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्री में तो ऐसी इंडस्ट्री जहां पे 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम हो। हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं एक चीज रह गई है, 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट साइज होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, और मीडियम स्केल में 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होता है, ठीक है। और ये इंडस्ट्री जो होती है मीडियम में, यहाँ पे लेबर्स का भी यूज किया जाता है, यानी कि जो लेबर्स है वो भी काम करते हैं प्रोडक्शन के लिए और मशीन्स दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको मीडियम स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे इंडस्ट्री ऑफ मशीनरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ये सारी मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो गई। देन बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहां पे इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है, और जहां पे कैपिटल इंटेंसिव
प्रोडक्शन टेक्निक का यूज किया जाता हो ना, उसको हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे इंडस्ट्री हो गए रिलेटेड टू इक्विपमेंट्स ऑफ रेलवे, बिग व्हीकल, आयरन एंड स्टील, ये सारी की सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो बी टाइप है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो टोटल इसमें भी 4 है। ठीक है, पहला देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो कोई भी ऐसा बिजनेस जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उसका ओनरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट। जैसे कि इंडियन रेलवे हो गया, टेलीफोन, पोस्ट, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो इनको पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा जाता है। और पब्लिक सेक्टर यूनिट 3 तरह से क्लासिफाइड है, एक है डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री, फिर है पब्लिक कॉर्पोरेशन और जॉइंट स्टॉक कंपनी। देन बात करें तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट जो ओन्ड और मैनेज की जाती हो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, उसको ही हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि कोई भी यूनिट जिसमें पर्सनल ओनरशिप या पार्टनरशिप हो, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टीवी मैन्युफैक्चरिंग, शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो ये सब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के पार्ट है। क्लियर। देन बात करें तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट जहां पे गवर्नमेंट को ओनरशिप राइट्स दी जाती हो इंडस्ट्री के अंदर, और कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट जहां पे गवर्नमेंट जो है वो ओनरशिप राइट इंडस्ट्री को और लोगों को देती है, मतलब 51% से ज्यादा राइट जो है ना वो दूसरों को दी जाती है, उसको ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा होता है, मतलब 49% से कम गवर्नमेंट के पास होता है और 51% से ज्यादा दूसरे लोगों के पास होता है। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्री जो है उसको ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं, जहां पे कंट्रोल गवर्नमेंट के पास भी होता है और पब्लिक के पास भी होता है, जैसे कि जीएसपीसी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 4 तक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कोऑपरेटिव एक्टिविटीज चलती हो, जहां पे एक्सप्लॉइटेशन यानी कि कुछ गलत हो रहा हो ना, उसको रोकने के लिए ऐसी इंडस्ट्री खोली जाती हो। जैसे कि स्मॉल ओनर्स जो है उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, लेबरर्स जो है उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन रोकने के लिए, या तो कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए ऐसी इंडस्ट्री ओपन की जाती है, जिसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। और ये डेली शॉप्स भी, एसेंशियल कॉमोडिटीज की शॉप हो सकती है, डेयरी हो सकती है। डेयरी में मैं आपको एग्जांपल दूं तो अमूल, आपको पता ही होगा, वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है। ठीक है, फिर बहुत सी बैंक आ गई। ठीक है, जैसे महसाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, या कालूपुर या कड़ी नागरिक कोऑपरेटिव बैंक है। ये सारी काफी बैंक होती है जो लोगों के लिए काम करती है, लोगों के अच्छे के लिए काम करती है। फिर इफको हो गया, क्रिप्को हो गया। ठीक है, ये सारी जो है वो काम करती है एज अ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। देन बात करें तो लास्ट टाइप है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें आ जाते हैं 2। एक आता है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री और दूसरा आ जाता है इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री क्या होता है? तो ऐसी इंडस्ट्री जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, जिसको मैं मार्केट से लाया और सीधा कंज्यूम कर लिया, डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही है, वैसी इंडस्ट्री को कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे घी हो गया, ऑयल, सोप, शैम्पू, पाउडर मेकिंग इंडस्ट्री, ये सारी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हुई। देन बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री क्या होता है? तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहां सेमी फिनिश प्रोडक्शन हो। ठीक है, मतलब पूरा अच्छे से प्रोडक्शन नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सेमी फिनिश गुड्स होते हैं, इसको एक और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से पास करना होता है। ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसे गुड्स बनाती है उसको इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे यार्न, स्टील, शीट, मशीन्स। देखो, यार्न मतलब जो धागे का पिल्ला होता है, उसके बेसिस पे हम लोग कपड़े बनाते हैं। फिर स्टील की शीट सीधा कोई यूज नहीं करेगा, उससे कुछ बनाएगा। मशीन्स का यूज नहीं होता, उससे कुछ बनाया जाता है। तो ये सारी कौन सी इंडस्ट्री हुई? हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री होती है। बोलो क्लियर? तो आज के इस वीडियो में मैंने गाला पेपर 5 का सेक्शन डी समझा दिया आपको, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और अगर आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।